हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी जो पैथोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में हम सेल इंजरी और इसके कॉजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल इंजरी क्या होती है। तो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि सेल में क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। अब ये सेल इंजरी क्या है? Cell injury is the change in cell's morphology and function in response to stress. Means अगर कोई स्ट्रेस एक नॉर्मल सेल पे अप्लाई हो रहा है जो उस सेल के मॉर्फोलॉजी और फंक्शन को चेंज कर सके, तो उस सेल में क्या होगा? सेल इंजरी होगा। उस सेल का क्या होगा? इंजरी होगा। किसी भी स्ट्रेस या इंजरी कॉजिंग एजेंट के रिस्पॉन्स में सेल के मॉर्फोलॉजी और फंक्शन में जो चेंजेस दिखाई देते हैं वो सेल इंजरी है। वो क्या कहलाते हैं? सेल इंजरी। सेल इंजरी इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इफ द लिमिट्स ऑफ एडेप्टिव कैपेबिलिटी आर एक्सीडेड और नॉन एडेप्टिव रिस्पॉन्स इज पॉसिबल। सपोज ये नॉर्मल सेल है, इस पे कोई स्ट्रेस पड़ा। ये स्ट्रेस दो तरीके से हो सकते हैं, या तो फिजियोलॉजिक भी हो सकता है या पैथोलॉजिक भी हो सकता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से ये जो स्ट्रेस पड़ा है एक नॉर्मल सेल पे, इस स्ट्रेस की वजह से ये नॉर्मल सेल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करेगा। इसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं एडाप्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन। जब एक नॉर्मल सेल पे कोई स्ट्रेस पड़ता है तो वो नॉर्मल सेल अपने आप को उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग खुद को एडॉप्ट कर लेता है। इस एक्टिविटी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। यदि यह स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहा तो सेल में इंजरी हो जाती है, सेल में इंजरी हो जाएगी। अगर स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहा तो सेल में क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। इस इंजरी को हम रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। यदि स्ट्रेस रिमूव हो गया, यदि ये स्ट्रेस क्या हो गया, यहाँ से रिवर्सिबल सेल इंजरी जो हुआ है ये रिमूव हो गया। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी जब हुआ है, स्ट्रेस अगर कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगा। और यदि स्ट्रेस रिमूव हो गया कुछ समय बाद तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी फिर से अपने एडाप्टिव फेज में आ जाएगा, मतलब एडाप्टेशन में आ जाएगा। ओके। और फिर जब कोई फिजिकल इन्वायरमेंट मिलेगा इस एडाप्टेशन की फेज को, तो ये फिर से जब स्ट्रेस रिमूव होगा तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हो सकता है कि यदि सेल में कोई इंजरी हो तो वह डायरेक्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाए, रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाए और कुछ समय बाद खुद से ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए। कुछ समय बाद जब उसको इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए। ये भी कंडीशन हो सकता है। और यदि रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट है अगर ये परसिस्ट रहा, मतलब रिमूव नहीं हुआ, तो सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। या हो सकता है कि नॉर्मल जो सेल है, ये नॉर्मल सेल में अगर कोई सेवियर इंजरी हुआ तो ये डायरेक्टली इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया तो यहाँ से अब ये नॉर्मल सेल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल का डेथ होगा। अब सेल का डेथ दो तरीके से यहाँ पे होगा, एक एपोप्टोसिस के थ्रू और एक नेक्रोसिस के थ्रू। एक बार हम फिर से देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल पे जब स्ट्रेस पड़ा तो वो एडॉप्टेशन फेज में आ गया, खुद को एडॉप्ट कर लिया। और जब स्ट्रेस कंटिन्यूअस रहा तो वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो गया। और यदि ये स्ट्रेस रिमूव हो गया तो ये फिर से एडाप्टेशन के फेज में चला आएगा। और जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा पूरी तरीके से और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। या हो सकता है कि सेल में कोई इंजरी हो तो वो डायरेक्टली रिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाए और कुछ समय बाद अपने आप जब इन्वायरमेंट मिले तो वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए। और यदि जो सेल में इंजरी कॉजिंग एजेंट है वो रिमूव नहीं हुआ, स्ट्रेस रिमूव नहीं हुआ, तो सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी होने से ये दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। अब या एक और कंडीशन हो सकता है कि यदि सेल में कोई सीवियर इंजरी हुआ तो वो डायरेक्टली इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद से इस सेल का डेथ होगा। दो तरीके से सेल का डेथ होता है, एक एपोप्टोसिस के थ्रू और एक नेक्रोसिस के थ्रू।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 1 बाय 1 डिटेल्स में देखेंगे और इसके बाद आपको सेल इंजरी का प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ही। अभी तक हमने जो स्टडी किया, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए। अब हम इंजरी कॉजिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब सेल में जो इंजरी है वो किन किन कारणों से होती है उसको हम देखेंगे। ये जो सेल इंजरी कॉजिंग एजेंट हैं उनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, वो आपको याद रखना होगा ताकि ये इनको याद रखने में आपको आसानी होगी। सेंटेंस है, कॉजेज ऑफ इंजरी गिव ए फिजिशियन नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सी मीन्स केमिकल एजेंट्स, ओ मीन्स ऑक्सीजन डिप्रीवेशन या इसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, इसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। ओके। इंजरी, आई मीन्स इन्फेक्शन एजेंट्स, जी मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक एजेंट्स, ए मीन्स एजिंग, ए मीन्स एजिंग, पी मीन्स फिजिकल एजेंट्स, पी मीन्स फिजिकल एजेंट्स, एंड एन मीन्स न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, और आई मीन्स इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। तो ये है एक सेंटेंस जिससे कि आप जो सेल की इंजरी के कॉजिंग एजेंट हैं उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। सेल में इंजरी कॉजिंग एजेंट जो हैं वो सबसे पहले हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, फिजिकल एजेंट्स, ओके, जैसे हीट, कोल्ड, रेडिएशन, ट्रोमा, ये सब क्या है, सेल इंजरी कॉजिंग एजेंट है। इनकी वजह से सेल में इंजरी हो सकती है। केमिकल एजेंट्स जैसे ड्रग्स, टॉक्सिन, इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, जेनेटिक, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस जैसे स्टार्वेशन, ओबेसिटी, इन सब की वजह से सेल में इंजरी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेल इंजरी के हर एक कंसेप्ट को 1 बाय 1 डिटेल्स में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने सेल इंजरी का ओवरव्यू देखा है और आपको नोट्स भी, प्रॉपर नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेगा। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।